बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासिर आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है कि उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्रिब्यूनल्स के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला कर लिया है। और आज जो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें यह कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो आम इंतखाबात केस का जो है 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि हमने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो आज 16 दिसंबर जी, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए बच्चों के असातिज़ा के सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल, और उसके बाद उस वाक़े से एक बात, वो हमारी तारीख़ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से बहैसियत कौम हमने फ़ैसला कर लिया था कि अब दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को हमने ख़त्म करना है। वो एक ऐसा, उससे पहले उबाहम था कि यार बात होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, बात करें ना करें क्या। उसके बाद मुकम्मल तौर पे फैसला हुआ कि अब कोई बातचीत नहीं होगी और ऑपरेशन ज़रब-ए-असब का आगाज़ हुआ। तो एक तो वो सानिया हमें बहुत रुलाता है, और दूसरा ये कि सकूत ढाका, उससे हमने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ नहीं भी सीखा। और मतलब अब सीखा, जब मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखा, तो मतलब उसमें ये भी बात आती है ना कि क्या सीखा, ठीक है जी। और फिर उसमें बहुत गलतियां हमसे हुई, ठीक है। लेकिन आप एक बात ये भी देखें कि जो कॉलोनाइजर्स थे पूरी दुनिया में, वो जहाँ जहाँ से गए, वो वहाँ अपने पीछे कोई ना कोई तनाज़ ज़रूर छोड़ के चले गए। अगर आप ज्योग्राफी देखें, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश, जहाँ आज बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, बहुत बड़े मुजाहरे, हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के, जो हसीना वाजिद साहिबा हैं, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 29 स्लाइड पहले दिखा देते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड अटेंड बांग्लादेश अपोजिशन रैली कॉलिंग फॉर गवर्नमेंट टू रिज़ाइन। बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं। अगर आप जोग्राफी, तो मतलब एक 1000 किलोमीटर के फासले पे दो मुल्क जो हैं वो, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। मतलब ये मशरक़ी और मगरबी जर्मनी की तरह भी नहीं हुई, ये बिल्कुल दूर। और यही मामला आप ये देखें कि जो इसराइल और फ़लस्तीन, फिर यही इसी को कहीं से आप अगर दाएं बाएं आगे पीछे कहीं करें तो इसमें आपको वो तनाज़ा नज़र आएगा जो कि भारत और चाइना का चल रहा है कि मैकमोहन लाइन क्या थी या बॉर्डर क्या था, या क्योंकि वही दौर है ना जब ये सारा तय पाया था। चाइना तो उस वक्त एक वो जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जो भी उसको कहा जाता है, तो एक लकीर सी खींच के चले गए मौसूफ इजिप्ट, और इजिप्ट जाके फिर वो जो मैकमोहन थे। तो बात ये है कि और इसी तरह से बहुत सी जगहों पे, यानी हमारा जो है, जहाँ पर ये कश्मीर का मामला, वहीं पर आप ये देखें कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर था, जिसको अब हमने ये एक वाज़े किया है कि हम ये पाकिस्तान है, ये हमारी सरहद है और ये अफ़गानिस्तान की सरहद है। इससे पहले एक टुक 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 कई सालों तक चलती रही है। और बहुत सारी और जगहों पे, बहुत सारी, मतलब कहीं पर मुझे ऐसा कमी नज़र आता है कि कॉलोनीज़ गई हैं तो वहाँ पर कॉलोनाइजर्स गए हैं तो वो पीछे अपने जो हैं वो कोई तनाज़ा छोड़े बगैर चले गए। अगर कोई जजीरा वजीरा कहीं छोड़ा है तो उधर भी कोई बात में दंगा फसाद, अफ्रीका में देखें आप, मतलब है कि मतलब कोई ना कोई पीछे मामलात ऐसे छोड़ के गए हैं जिसके नतीजे में तनाज़े खड़े। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यानी एक बेहतर मामला हुआ कि ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, इन्होंने बाद में अपने जो बड़ी हद तक मैं कहूँगा सरहदी तनाज़ात को हल कर लिया, लेकिन आज भी मौजूद हैं। जज़ायर के ऊपर जो है, कभी आपको
किसी खलीजी अरब मुल्क की, हमारे बरादर मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ तनाज़ा नज़र आता है, कभी कहीं नज़र आते हैं। तो ये सारे तनाज़ात उसी दौर के हैं, वो तय किए बगैर गए। लेकिन यह है कि गलती इसमें जो है वो, तो क्या ये हो सकता था जोग्राफिकली, क्या ये पॉसिबल था कि वहाँ पे रहता मुल्क और इतना डिस्टेंस हो गया और दारुल हुकूमत किधर बनेगा और आबादी ज़्यादा है और ज़बान क्या होगी, वह बेशुमार इशूज़, तो क्या उसको रखा जा सकता? ये भी एक सवाल अपनी जगह है, जहाँ हम बहुत सारी गलतियाँ मानते हैं, लेकिन ये भी एक सवाल है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें आज जो बहुत एक और अफसोसनाक खबर आई, हमारा बरादर मुल्क और उसके बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो रहनुमा जी, और वो जो हैं वो इंतकाल फरमा गए, अमीर कुवैत जी, शेख नवाफ अल अहमद जाबिर सबा। और ये जो हैं ये असबा फैमिली, और ये सबा फैमिली जो है ये यानी ये उस्मानी दौर में जो है ये कुवैत, मौजूदा कुवैत आ गए थे। सही। ये उससे पहले जनूबी इराक़ में ये बनी उताबा कबीला जो था, ये था। ये अगर आप जिन लोगों को जानने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने चूँकि इराक़ वॉर जब कवर की, जब 2003 में, तो जाने का तरीका ये था कि हम कुवैत सेंटर हुए थे इराक़। मतलब पहले मैं साइप्रस से कुवैत और कुवैत से शत्तुल अरब क्रॉस करके तो हम एंटर हुए थे ये बसरा, और फिर बसरा से आगे बगदाद की तरफ। सही। 2003 में, मैं अपना बता रहा हूँ, ये जंग जब मैं कवर करने गया था, तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि जो कुवैत का ये जो कबीला था ये शत्तुल अरब के उस तरफ था। तो उस्मानी दौर में ये इधर आके ये मौजूदा कुवैत की तरफ आ गए थे। और फिर ये जो हैं ये जो उतावा जो बड़ा उतावा कबीला था, उससे जो है वो असबा फैमिली कुवैत की भी और खलीफा फैमिली जो है जो बहरीन की, वो दोनों का फिर ऊपर जाके रूट्स एक जगह मिलती हैं, एक ही बड़े ट्राइब से। तो उनका आज कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत नासाज थी। 86 साल उनकी उम्र थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके जो भाई हैं, सौतेले भाई, वो अब नए अमीर, 86 साल उनकी उम्र थी, 83 के ये हैं नए अमीर जो हैं। और सोग है, मनाया जा रहा है सारे बहुत से ममालिक में, पाकिस्तान की तरफ से भी ताज़ियत हुई। और जो वफ़ात पा गए अमीर, उनका जो उनके जो साहबजादे हैं, अब वो उनके जो साहबजादे हैं वो वली अहद होंगे। सही। यानी उनके जो साहबजादे हैं, तो नई जो अमीर हैं मिशाल अल अहमद सबा, ये जो हैं ये उनके भाई। और कुवैत बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, और ये जो है बस एक शोक का समय हुआ। अच्छा, उसके साथ ही जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में तो रात को वो ऐलान हो गया था इलेक्शन शेड्यूल का। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह हुआ कि जी हमारा इलेक्शंस को मुलतवी करने का इरादा नहीं था, बल्कि हमारा नुक्ता नज़र ये था कि जो है वो इसको मतलब ये अदालत के मातहत करवाए जाएँ, ये इलेक्शंस जो हैं ये इंतज़ामिया के अंडर ना हो। लेकिन सवाल ये है कि वो अदालत ने फिर वो स्टे क्यों तो कैसे दे दिया था? तो इसको सवाल ये कि ये सवाल पैदा होता है ना, अदालत ने उस पर स्टे कैसे दे दिया? तो वो तो तारीख गुजर जाती, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गई, और उन्होंने बात जो की रिमार्क्स में कि ये तो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात हो जाती ना। तो अब ये कि अब ये आगे मामला देखें किस तरफ जाते हैं। और आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हुमायूं अख्तर साहब शामिल हुए हैं तहरीक इस्तेकाम पर, ये देखें ये साथ थे। इनका पहले फैसला हुआ था कि ये जब शामिल हुए ना ये अपना जहांगीर तरीन साहब और हुमायूं अख्तर साहब, तो पहले ये था कि शायद एक ही ग्रुप था। ये बाद में ना 2010-11 में मुस्लिम लीग काफ जब से अलग हुए,
तो ये था कि इकट्ठे चले जाएं, फिर था अलग अलग जाएं। तो वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, बाद में ये भी शामिल हो गए थे। लेकिन ये है कि जो हुमायूं अख्तर साहब हैं, ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे वज़ीर आज़म के मुशर्रफ साहब के दौर में। शौकत अजीज़ साहब अगर चौधरी साहिबान को इतराज़ ना होता तो ये बन जाते, ठीक है। तो चौधरी साहिबान को इतराज़ हुआ, जिसके बाद जो है वो शौकत अजीज़ साहब बन गए और ये नहीं बने हुमायूं अख्तर साहब। मुशर्रफ साहब की पहली चॉइस जो है वो हुमायूं अख्तर थे, शौकत अजीज़ साहब उनकी पहली चॉइस नहीं थे। बहरहाल तो ये अच्छा, उन्होंने आज ये बात की है कि जी हमारी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हम किसी की कुर्बानी दे के जो है हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम मिल ज़रूर रहे हैं। तो इस यानी किसी की सीट की कुर्बानी देखे। तो हुमायूं अख्तर साहब की तो लाहौर है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो अब लाहौर से अलीम खान साहब यकीनन लाहौर से लड़ेंगे, हुमायूं अख्तर साहब भी लाहौर से लड़ेंगे, तो फिर लाहौर से मुस्लिम लीग नून अभी सीटें, अभी मैंने कहा ना सब बंदी भी होनी है। तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स कहाँ से खड़ी करेगी और अब इसका रंग रूप क्या होगा वो अभी देखना है। और अपोजिशन में क्या होगा, मुझे हुकूमत का तो पता है, अपोजिशन में कौन होगा हुकूमत को तो अंदाज़ा है, तो मुबारकबाद भी दे चुके हैं। अपोजिशन में कौन होगा ये एक सवाल है बहुत बड़ा। तो ये आने वाले दिनों में जब सब बंदी होगी तो उससे अंदाज़ा होगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ये इसराइल का मामला है ना, ये पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है इस वक्त गज़ा पे चली गई है। गज़ा पे पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है दुनिया की, वो एक यूक्रेन और उसके साथ वो यहाँ पे इस वक्त, और अगला जो पूरा ऐसा आपको लगेगा कि जो मंजरनामा है वो ये मशरिक़ वुस्ता पूरा एक रीशेप हो रहा है इसके नतीजे में। अच्छा, हम इसको मशरिक़ वुस्ता कहते हैं, हालांकि हमारे मगरिब में अब, लेकिन अब क्या करें, ठीक है। नाम गोरों ने रखा होता तो उन्होंने अपने मुताबिक मशरिक़ रख लिया था, वरना हमारा तो मगरिब है ये। भाई सऊदी अरब हमारे मगरिब में आता है ना, मगरिब की तरफ मुँह कर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं मशरिक़ वुस्ता है, चलें। हालांकि मशरिक़ में तो इंडिया और चाइना है हमारे। बहरहाल तो ये है कि, लेकिन ये कि बहरहाल मशरिक़ वुस्ता कहेंगे हम भी अभी फ़िलहाल। इसका कोई और लफ्ज़ निकालना चाहिए वैसे हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो है ना, ये दोबारा इसकी शक्ल सूरत बदल रही है। एक तो ये हुआ है कि पिछले 24 घंटों में एक बड़ा जो सेटबैक हुआ है वो ये हुआ है कि इसराइल ने अपने 3 फौजी खुद मार दिए। अच्छा, 3 फौजी मार दिए उन्होंने खुद, और ये इनको 116 फौजी ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए अभी तक। सही, 116 सरकारी जो आदाद शुमार हैं। और ये जो 3 इन्होंने फौजी मारे हैं, ये ऑस्टिन लॉयड जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस, वो बार बार ये बात कहते रहे कि ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करें। मतलब ऑन रिकॉर्ड सेक्रेटरी डिफेंस, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव से दूर रहें, ठीक है। रिपीटेडली उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड, मतलब ही इज ऑन रिकॉर्ड, वो कहते रहे कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव, ये ट्रैप और ये गुरिल्ला वॉरफेयर और ये सारा इससे दूर है। और उनकी पोजीशनिंग रही, मतलब होता है ना कि इसमें से कोई शख्स अगर आपको बाइडेन इंतजामिया में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोई नजर आया तो वो ऑस्टिन लॉयड, बिल्कुल ऑस्टिन लॉयड। उन्होंने कहा कि ये वॉरशिप्स यहाँ पर रहेंगे ताकि कोई मसला ना हो, लेकिन वो मसले हुए, वो इंगेज नहीं हुए जंग के अंदर, ठीक है। यहूतीज़ के साथ, यमन के साथ वो इंगेज नहीं हुए। उनको मशवरा उन्होंने दिया कि दूर रहो, कोई वजह होगी तो उन्होंने कहा ना कि मतलब वो आपके ख्याल से अमेरिकन को नहीं पता कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है इसराइल की। अब इन्होंने 3 अपने फौजी मार दिए, और 3 अपने फौजी मार दिए, और जो वो ये यानी बड़ी बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसको जितना इसके बात की जाए उतना ही ये जो है ये अजब सा लगता है। और ये गज़ा का शुमाल का इलाका है, ठीक है, गज़ा का थोड़ा सा ये शुमाल का इलाका है, और जो कि शाजलिया का इलाका है। तो वहाँ पर ये दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद ये वहाँ लड़ा। ये वही इलाका है जहाँ 10 फौजी भी और सीनियर फौजी, इनके 2-3 अफसरान भी मारे गए थे ये जुमे के दिन। लेकिन उसमें जो इब्तदाई
जो जो सबसे बड़ा सेटबैक है इस नेतन्याहू गवर्नमेंट के लिए, वो ये है कि जो तहकीकात हैं, उन तहकीकात के मुताबिक जो तीनों लोग हैं उन्होंने अपनी कमीज़ें उतार के और वो जो हैं वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे। ये बुनियादी जो होता है ना आपके जो जंगों के अंदर हमेशा यानी ये मैं अभी ये जेनीवा कन्वेंशन ये इसकी बात नहीं कर, हमेशा से ही होता है कि जो सरेंडर कर देते हैं तो वो सरेंडर कर देते हैं कैदी। तो इन्होंने झंडे वहाँ पे, अब ये यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल को, ठीक है, इनिशियल जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस की प्रो पे पहली स्लाइड, होस्टेजेस वर शर्टलेस वेविंग वाइट फ्लैग व्हेन सोल्जर्स ओपन फायर। अच्छा, ये जो है ये अब मामला जो है इसमें सैकड़ों की तादाद में, फिर मैं दोबारा टाइम्स ऑफ इसराइल के कोट कर रहा हूँ, 100 मार्च इन तल अवीव, चौथी डिमांडिंग होस्टेज डील करके आफ्टर आईडीएफ किल्ड 3 इन ट्रेजिक एरर। अच्छा तो एरर के नतीजे में अपने ही 3 लोग मार दिए वहाँ पे, और ये वहाँ पे मुजाहरे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और ये जो हैं ये इसको मुझे नहीं पता कि अब ये किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे। देखें, और ये पता है ये आने वाले अरसे में ये जैसे ये जो जंगें 2 जंगें हुई हैं ना, ये बल्कि 3 मैं कहूँगा, ये बाइडेन दौर के अंदर 3 जंगें ऐसी हैं जो हुई हैं बाइडेन इंतज़ामिया। एक हुई है जो कि आज़रबाईजान आर्मीनिया, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी देखी थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखी थी आज़रबाईजान के पास, आज़रबाईजान की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास थी। और दूसरा जो है वो ये है कि ये यूक्रेन की वॉर में भी, यूक्रेन की वॉर और आज़रबाईजान की वॉर ने दोबारा साबित किया कि जी आज की दुनिया में आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिलरी की कितनी ज़रूरत है। और ये चाइना इंडिया के साथ दरमियान भी मामलात में कि टेक्नोलॉजी के साथ आप देखें कि आर्टिलरी की फिर ज़रूरत है, और आपने हाइट्स पे जाना है तो आर्टिलरी कैसी। लेकिन ये जो वॉर हुई है ना, ये जो जंग हुई है, पूरी जो एक नेशनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन है इसराइल की, मतलब हर मुल्क की कोई ना कोई नेशनल सिक्योरिटी का उनको होता है ना कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा। पाकिस्तान की अगर बनी है नेशनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन, जो कि बनी होगी, ये यकीनन होगी, और वो कुछ अरसे के बाद वो दोबारा रिन्यू भी करते हैं सारे मुल्क, पाकिस्तान भी करता होगा, इंडिया भी करता होगा, सऊदी अरेबिया भी करता होगा, अमेरिका भी करता होगा, कि जी हमारा असल हदफ कौन है। मतलब अमेरिकन से उनके जहन में असल हदफ चाइना है, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक फिर अपनी पूरी पॉलिसी को बनाते हैं। तो जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो इस तरह से रही कि हमारा मगरिबी बॉर्डर भी मसाइल का शिकार रहा और मशरकी बॉर्डर भी रहा, ठीक है, दोनों तरफ इश्यूज रहे जी। और ये 47 से रहे, और उसके बाद जो है वो तो एक तरफ से तो इधर से तो जंग, लेकिन एसिमेट्रिक या ग्रे जोन वॉरफेयर भी कहीं कहीं, और उधर से भी ग्रे जोन धमाके हो रहे हैं और खाद एक्टिव है। और ये तो इधर जो इसराइल, इसी तरह इंडिया की, तो इंडिया ने कभी नहीं सोचा ना कि म्यांमार से कोई मसला होगा या चाइना से कोई मसला होगा, तो उनकी पॉलिसी पाकिस्तान ओरिएंटेड, हर मुल्क इसी तरह से। अच्छा, तो इसराइल की जो पूरी पॉलिसी है नेशनल, उनकी जो डेविड बेन-गुरियन ने बनाई है, मैं उसको अगर आप पढ़ें, ये यकीनन इस पर डिस्कस हो रहा होगा दुनिया भर में, तो उसकी वो पॉलिसी जो है, मैं अगर ये देखूं, जैसे फाउंडेशन फॉर डिफेंस डेमोक्रेसीज को देखें आप, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जी ये जो नेतन्याहू हैं, बेन-गुरियन टू नेतन्याहू, बड़ा ये इवॉल्व कैसे कर गई बेन-गुरियन के दौर से लेके नेतन्याहू तक। और ऑक्सफोर्ड की जो एकेडमिक और बहुत सारी और हैं कि न्यू स्ट्रेटजी ऑफ अच्छा फॉर एरा ऑफ चेंज, ये जो 20th है इसकी, तो इसको देखें या इधर देखें तो वो आपको 3-4 उसमें चीज़ें जो है ना, वो उसमें 3-4 आपको पिलर्स इसमें नज़र आते हैं, ठीक है ना। एक उसमें ये नज़र आता है कि जी इसमें डिटेंस, कि जी इतना हो कि वो डर के दूर ही रहें और वो मतलब करें ही ना कुछ। दूसरा उसमें जो है वो ये है कि अर्ली वार्निंग, बड़ा उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट हदफ है कि अर्ली वार्निंग के मैकेनिज़म्स लगे हों। ये बेन-गुरियन जब
डेविड बेंगोरियन ने बनाया था, उनकी पॉलिसी तो उसमें ज़ाहिर है। और फिर उसके बाद जो है वो उसमें डिफेंस तीसरा, और फिर डिसाइसिव विक्ट्री, इसको 4 Ds के नाम से। तो डेटरेंस और ये जो है वो अर्ली वार्निंग और डिफेंस, और फिर उसके बाद आगे इसको ये बहुत सा इसमें डिस्कस हुआ है, लेकिन ये कि फर्स्ट पिलर मिलिट्री पावर है, नेतन्याहू ने आके चेंज किया इसको 4 पिलर्स। अच्छा, और उसमें फिर उसके बाद उन्होंने डेटरेंस से कहा वही अर्ली वार्निंग, डिफेंस और ऑफेंसिव, और दूसरा पिलर जो है वो इकोनॉमिक पावर है, फिर तीसरा पिलर जो है पॉलिटिकल पावर है, स्ट्रॉन्ग अलाइज होने चाहिए। अच्छा, और फ्री हैंड, अच्छा इसराइली मिलिट्री, ठीक है। और फाइनल पिलर जो है नेतन्याहू डिस्क्राइब कर रहे हैं एज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर, अच्छा ह्यूमन कैपिटल। तो ये तो पूरी जो है ये इसको अगर देखें, ये मैं दिखा रहा था यहाँ पे बेंगोरियन टू नेतन्याहू का जो पैराग्राफ है ना, मैं वो दिखा रहा था यहाँ पे, जो कि 21st स्लाइड है। तो उसमें 4 पिलर्स उन्होंने बताए हैं इसमें। अच्छा, अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी के 4 पिलर्स हैं, अब इसमें डेटरेंस किधर गई, अर्ली वार्निंग किधर गई, डिफेंस किधर गई, इकोनॉमिक जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स किधर गए, वो क्या हुआ। और ये आपको ऐसा लगेगा जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है ना तारीख में कि जैसे वो डायनामाइट आ गया 1860s में, तो उसके बाद वो ज़ार रूस को डायनामाइट से उड़ाया, तो उसके बाद 1890s के अंदर, तो वहाँ से आपको पता चला कि ये भी हो सकता है, एसिमेट्रिक वॉर के अंदर ये हो सकता है। या ये है कि जब मशीन गन्स और बंदूकें और ये सारे ब्रिटेन और ये यूज़ कर रहे थे, तो 47 में सोवियत यूनियन के एक साहब थे, उनका नाम था क्लैशिंकोव। तो क्लैशिंकोव जो थे उनके नाम से वो गन जो है वो उनका नाम था क्लैशिंकोव। तो क्लैशिंकोव जिसको AK-47 भी कहते हैं। तो उसके आने के बाद एक सिचुएशन दुनिया की वॉरफेयर और सारा, फिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी और ये सारा, ये तो इन जंगों में तीनों जगहों पे हुई, और इसके गैर मुतवक्को नताइज आए। क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, यानी जिसको आप ग्रे जोन वॉरफेयर कह दें या जिसको आप हाइब्रिड वॉर, जो भी नाम दे दें उसको, तो वो उसमें तो हमास के पास असला कैसे पहुंचा, हमास ने उनके अभी इस वाक़े के बाद भी उन्होंने यरूशलेम के ऊपर वो रॉकेट दाग दिए हैं, जो कि फिर उनका आयरन डोम दोबारा एक्टिव हुआ है। फिर वो यानी अभी तक उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी अपनी जगह पे था। उनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी देखें ना स्ट्रेटजी क्या थी इसराइल की, कि टोटल पहले बिल्कुल जो वाइट फर्स्ट स्टोरेज यूज़ करना है, जो करना है, सारी आबादी को मार दो, और सारी आबादी को मार दो, उसके बाद अंदर एंटर हो जाओ। इसको आप बड़ी हद तक कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान में या इराक में अमेरिका की पॉलिसी, लेकिन दोनों जगह पे वो अमेरिकन इसीलिए कहते हैं ना नो योर एनिमी, ये तो कहता नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को समझो, स्टडी करते रहो, काम ये और कुछ नहीं काम होता। एक आदमी कारोबार करता है ना, उसकी नज़र किस पे होती है, सामने जो दुकान खुली है उस पर। मतलब वो ये नहीं कि आपका एनिमी, आप उस पर नज़र रखो कि उसका काम कैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से फौज का काम ये है कि जी आप नो योर एनिमी, और नज़र रखें सामने कि भाई दाएं बाएं आगे पीछे क्या काम है। अब यहाँ पर काम ये है आपका, मतलब वो तो चले डेविड बेंगोरियन के दौर में आपका इजिप्ट के साथ भी इशू था, तो जॉर्डन के साथ भी था, तो सीरिया के साथ भी था, तो वो अलग, उसको अब जब रिफाइन कर गए तो ये एक थोड़े गजा की पट्टी है, मगरबी किनारे पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी है। तो अब गजा की पट्टी तो लैंडलॉक है, मतलब एक तरफ उसके पानी है और एक प्रिजन है, वहाँ असला कैसे पहुँच रहा है। उन्होंने असलाह कैसे, पुरानी AK-47 और कौन से उनके पास असलाह कैसे कितना पहुंचा, कितना। और इस दौरान वो शख्स जो कि 22 साल आपकी जेल में रहा है, वो आके हमास के लीडर के तौर पे वहाँ पे याही सेंटर उसने लीड किया पूरा। और आखिर में जाके आज ये सिचुएशन बनी कि जब ये सारा मामला सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, और जैक सल्लिवन जो हैं वो वापस चले गए। जैक सल्लिवन का दौरा उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं गया, क्योंकि इसी दौरान ये 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ गई। तो बात ये सारी ये है कि उसके बाद हंगामी तौर पे मोसाद के चीफ जो हैं, आज उनकी मुलाकात हो रही है वज़ीर ख़ारजा और कतर के
वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हो रही है ओस्लो में। सही। ओस्लो में इस वक्त हम बात करें तो आगे पीछे कहीं उनकी मुलाकात, लंबी मुलाकात की, ये वो मुलाकात है जो होने जा रही थी और जो नेतन्याहू ने कहा था कि वापस आ जाओ, नहीं जाना। अब जनाब हंगामी तौर पे वो वहाँ पे मोसाद के चीफ को भेजा है और मोसाद के चीफ जाके डायलॉग कर रहे हैं ओस्लो के अंदर कि ये जंगबंदी हो जाए किसी तरह से, कैसे होती है, क्या होती है, लेकिन टोटल केओस है कि अपने बंदे मार दिए। और सड़कों पे अब लोग कह रहे हैं कि डील करो, बात करो, हमास के साथ टॉक्स करो, हमारे बंदे छुड़ा के लाओ वापस। ठीक है, उधर से 19-20 हज़ार लोग तुमने मार दिए, शहीद कर दिए, बच्चे और सारे उधर से। तो ये एसिमेट्रिक वॉर फिर दोबारा इधर आपको नजर आती है। अच्छा, अब इसमें जो है, और दूसरा इसमें क्या हुआ, दूसरा इसमें यह हुआ कि जो दुनिया की बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं, शिपिंग कैरियर्स हैं, उन्होंने जो है वो अपनी ये सुइस कैनाल और ये बाब मंदलब और फिर उसके बाद ये रेड सी, बहर अहमर और फिर इंडियन ओशन और यहाँ से जो जहाज़ आ रहे थे उनको आने से उन्होंने रोक दिया। ठीक, यहाँ से उनको चेंज कर दिया रास्ता। और अगर मैं सिर्फ ये मैरीटाइम इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो मैरीटाइम इंसिडेंट्स जो हैं वो इस पे आपको नज़र आएंगे कि ये कोई 16 से ज़्यादा हमले जो हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हमले हैं, ठीक है, जो हूतीज़ ने किए हैं। और हूतीज़ के इन हमलों के बाद जो है वो दुनिया की ये जो ये बड़ी मसरूफ़ है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से गुज़रता है, जो आप समझ लें कि तिजारत गुजरती है, कोई 40 के करीब 40% के करीब जो है वो यहाँ से गुज़र रही है आपकी जो मैरीटाइम ट्रेड है। और ये फिर गुजर के चोक पॉइंट्स तो हैं ना दुनिया में बहुत सारे। अगर हम ये क्रिटिकल मैरीटाइम ये देखें, बहुत से जगहों पे इश्यूज तो हैं। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जहाज़ फंस सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ये ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलाका का हमें पता है, डिस्कस कर चुके हैं। सुइस कैनाल है, बाब मंदलब है। अच्छा, ये दो अलग अलग सेपरेट रखे हैं। फिर टर्किश स्ट्रेट जो है वहाँ पे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक सी का वो रास्ता जो है, और पनामा का रास्ता है। तो ये सारे जो हैं ये चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे जहाज़ों को रोका जा सकता है। तो अब ये हुआ है कि ये जो जहाज़ यहाँ से गुजर रहे थे उनको, मैं यहाँ पे अगर हम ये कोट करें, रॉयटर्स को कोट करें 13 स्लाइड को और फिर 12 को हम कोट कर दें तो जो मेरिक है उन्होंने सारे कंटेनर्स अपने शिप ट्रैफिक रोक दी है। और CNBC खबर दे रहा है कि MSC ने भी रोक दी है, क्योंकि MSC प्लेटिनम के ऊपर अटैक हुए थे, फिर हैपग लॉयड ने और मेर्सिक। ये MSC जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। तो अब ये जो हैं ये घूम के जहाज़ जो हैं, ये बहरी जहाज़ सारे के सारे ये घूम के पूरे ये अफ्रीका के गिर्द चक्कर काटते हुए, अगर इसमें हम इसमें देखें तो ये ऊपर से जिब्राल्टर, ये ऊपर से घूमते हुए नीचे केप ऑफ गुड होप, अच्छी केप टाउन नहीं है, ये केप टाउन से नीचे है एक बंदरगाह, तो उस बंदरगाह को करते हुए ये फिर आगे जाएंगे। ठीक है, ये पूरे जो है ना, ये पूरे ये वो ऊपर से, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस ख़त्म होके अब वो वहाँ से घूमते हुए जाएंगे जहाज़। अच्छा, अब इसको जो है ये अब इसमें जो है तो इसमें कई दिन बढ़ जाएंगे कई दिन, और इसमें कई दिन जो है वो आप समझें कि पैसे भी, फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, सारी शिपिंग। और इसमें इजिप्ट को जो है वो एक बड़ा माली नुकसान होगा। $9.4 बिलियन वो साल के यहाँ से जो उनकी फ़ीस थी। ये स्विस कैनाल की एक पूरी अथॉरिटी है, स्विस SCA, स्विस कैनाल अथॉरिटी। तो यहाँ से जितने भी जहाज़ गुजरते हैं स्विस कैनाल अथॉरिटी जो है वो उनसे फिर फ़ीस वगैरह लेती है। तो उससे काफ़ी ये होता है कि जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं वो उनकी, वो 2021 में ये 5-6 दिन के लिए जहाज़ फंस गया था यहाँ पे, तो लोगों के शायद जहन में हो, तो उसके बाद जो है बड़ा मसला हो गया था। तो इजिप्ट ने क्लेम किया था कि जी नुकसान हुआ इतना ज़्यादा। तो अब ये सारे जो जहाज़ हैं ये हूतीज़ यहाँ से चले गए, और वो जो कोई 12 रुकनी, कोई 12 ममालिक पे मुश्तमिल कोई डिफेंस फोर्स बननी थी मैरीटाइम की, वो
उसमें मुल्क तैयार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दी है, सवारती ज़राए ने बताया इस्लामाबाद में कि पाकिस्तान भी किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा, सिर्फ सिक्योर करेगा और अगर यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू अपने पानियों में, लेकिन ऐसा नहीं करेगा जाके कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जाहिरियत के मामले के अंदर ये अपनी जो मैरी टाइम फोर्सेस को यूज़ करें। तो अब मोसाद के चीफ जो हैं वहाँ, लेकिन फिर मैंने आपसे फिर वही बात की ना कि अब यहाँ पर एक मसला बहुत बड़ा हो गया कि अपने बंदे मार दिए, और इसके बाद वो पूरी पिक्चर लोग वैसे ही इसराइल के बिजार थे, वो बॉम्बिंग के दौरान उन्होंने उनको महफूज रखा। इतनी बमबारी में आप ज़रा ये देखें कि मैंने आपसे कहा ना एसिमेट्रिक वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर को, ये पूरी हुतीस हों या उधर से, अभी तो मैंने कहा हिजबुल्लाह को, आप हिजबुल्लाह तो पार्लियामेंट में हिस्सा लेती है ना, बाकायदा एक हिस्सा है हुकूमत का, तो उसको तो आप साइड पे रखें, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। बात यह है कि जो ये इसमें जो इन्होंने मार दिया, इन्होंने मुकम्मल तौर पे बॉम्बिंग की, बॉम्बिंग करके ये कहा जो अफगानिस्तान इराक की तरह कि हम बॉम्बिंग करें, ऑक एंड शो में एंटर होंगे और जीत जाएंगे। अफगानिस्तान में भी यही प्लान था, वो हुआ, वहाँ पे जंग चली। फिर इराक में यही हुआ, ऑक एंड शो, पूरा जनाब शौक नो जो है वो ऊपर से बॉम्बिंग करके और फ्लैट कर दें और उसके बाद एंटर हो जाएं। इसीलिए ऑस्टिन लॉयड ने कहा लेसन लर्न किया हुआ है कि आप ना करो। इन्होंने भी अंधाधुंध जो दुनिया की चीख रही है तस्वीरें, इन्होंने कहा नहीं, मारो एक दफ़ा, डिसाइसिव विक्ट्री। और 18-20 हज़ार लोगों की बात जो है वो मोसाद के चीफ को वहाँ भेज दिया। अब ओस्लो में मीटिंग हो रही है और वहाँ पर अब भी बॉम्बिंग हो रही है, अभी भी बॉम्बिंग हो रही है। और लेकिन अब ये है कि वो चूंकि लोग सड़कों पे हैं इस वक्त कि डील करो, बात करो, मुज़ाकरात करो हमास से, तो और ये जो गैलेंट है इनके वज़ीर ख़ारजा और ये सारे, वो बिल्कुल अब इस पे जो कुछ लोग तो मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतज़ामिया के अंदर भी अब ये बड़ा एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है कि भाई इसको क्या कैसे आगे लेके चलना है और कैसे इस मामले को आगे लेके चलना है। मैं सिर्फ वक्फे पे जाने से पहले मैं इस दौरान एक ख़बर जो है ना, जिसको मैंने कल भी बात की थी, उसको 25वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, पहले तो हम 23वीं स्लाइड दिखाएं, ठीक है। इस 23वीं स्लाइड को जो कि चाइना की जिनचुआ जो न्यूज़ एजेंसी है, इसको जहन में रखें। टॉप चाइनीज़ डिप्लोमेट वांग यी की मुलाकात किनसे हो रही है। फिर आप ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी को रखें, 25वीं स्लाइड, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसी को आप जो है वो रखें अरब न्यूज़, 26वीं स्लाइड, सऊदी अरेबिया ईरान कमिटेड टू बीजिंग ब्रुक डील स्टेटमेंट। और फिर सिर्फ टर्की की जो 24वीं स्लाइड, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान को इमीडिएट स्लाइड। तो बात ये सारी कि इसको चाइना ने तो एक पोजीशन अल्टीमेटली ली हुई है कि यूक्रेन के अंदर भी आखिर में आके चाइना सेटल करेगा और मिडल ईस्ट के अंदर भी चाइना जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन और इसी तरह से यूक्रेन, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर ये बात समझने से कासिर हूँ मैं कि अमेरिका इस वक्त वो उसको ज़ेलेंस्की को एक तरफ करके, इस दौरान आज़रबाईजान, इस दौरान अफगानिस्तान बाइडेन इंतज़ामिया में, इस दौरान जो है इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, इस दौरान ये मशरिक़ वस्ता, इस दौरान यूरोप, यूक्रेन, मतलब कोई एक चीज़ जो है ना, मतलब ये। और उस वक्त जब एक्सेप्टेड देखें, या तो ना कहा हो या तो अंदर से उनकी राय आमा हो रही है, लोग मुजाहरे कर रहे हैं, बात समझा रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट DOD से ख़त लिख रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, तो फिर कैसे। और US8 के बंदे को मार दिया, US8 के लोग मार देंगे। तो बात ये है कि ये अब इसको जितनी, लेकिन डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद हाँ, सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा, वो देखते हैं। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी है और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके मसला कश्मीर और ये जो गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। ज़ाहिर है जंगें छिड़ी हुई हैं हर तरफ, और उसमें मुल्कों की इकॉनमीज़ और ये सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं, ये देखें ना, अभी भी 80% तो समंदरों से जा रही है, या 70% शायद समंदरों से है, और बाकी जो है वो लैंड रूट्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं।
तो उसकी सिक्योरिटी, जंगें और कहाँ पे, जाहिर है कि इसी हवाले से बात हुई होगी। और साथ ही ये भी कि आने वाला जो साल है उसमें हम जंगों के साथ ही एंटर हो रहे हैं। ये जंगें, मतलब बहुत सी जंगें, इलेक्शंस, एक हिजानी सी कैफियत, एक मतलब है कि लोग परेशान। और अगला साल जो है 2024 अल्लाह ताला खैरी से लेकर आए, लेकिन आलमी मईशत के लिए भी वो अच्छा नहीं, जो बाद में बात करेंगे, अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं। तो इशू ये सारा कि इसमें जो एक दो बातें और जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बात यह है कि जो इंडियन अमेरिकन जो वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ कॉकसेस होते हैं जो आपके लिए लॉबी करते हैं, आपकी बात करते हैं सारी। तो इंडियन अमेरिकन मेंबर्स जो हैं, अगर हम ये इनको देखें यहाँ पे इनके प्रेस स्टेटमेंट, तो ये यूएस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कांग्रेस के मेंबर्स, उसमें एमी बेरा, उसमें परिमा जयपाल, उसमें रो खन्ना, उसमें राजा कृष्णा मूर्ति और श्री तंदीकर, उनको ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है जब उनको अमेरिका के जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उन्होंने उनको एक इन कैमरा क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी है। बाइडेन इंतज़ामिया ने, ये निकाल गुप्ता का जो मामला है और जो सिख रहनुमा है पन्नू, उनको जो सॉइल के ऊपर जो कत्ल करने की पूरा मामला चल रहा है, जिसमें अमेरिकन ये G20 समिट से लेके अब तक वो मुसलसल उसको कर रहे हैं। अब ये जो ब्रीफिंग है, उस ब्रीफिंग में जो बात हुई है, तो उसको इंडियन मीडिया को ही मैं कोट यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो जाहिर है कि वो इसको देखें, CC1 जो है ना, जो ऑफिसर है, वो अब मैं यहाँ पर नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि मुझे इल्म है कि वहाँ पर दिल्ली में और वहाँ पर जो भी लोग हैं वो उनको एक नाम पता है। एक शख्सियत जो जब ये वाक़या पेश आया तो सर्विस में थी और कुछ अर्से पहले रिटायर हुई है, और वो एक बहुत सीनियर ऑफिसर। लेकिन वो ऑफिसर RAW के, क्या वही ऑफिसर उनका ही नाम है या इंडियंस कुछ किसी और को समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाइब्स आ रही हैं कि वो ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं अभी कुछ अर्सा पहले, उनकी मर्जी से ये हुआ है। और वो एक बहुत सीनियर ऑफिसर जिसको जो CC1 जिन्होंने उसको निकाल गुप्ता को के ज़रिए फ़ोन करवाया, और वो फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रही थी और ये सारा हो, और वो फिर निकाल गुप्ता चेक रिपब्लिक पहुँचे और अमेरिका उनको लेके जा रहा है। अब इसको इंडियन, तो ये मामला कहाँ पे है ये, और ये क्यों इस वक्त किस जगह पे जाके FBI के डायरेक्टर की ब्रीफिंग्स और दौरों के बाद ये कहाँ पहुँचा है? इंडिया टुडे वो जो है उसको 15वीं स्लाइड अगर हम देखें, US ब्रीफ्स 5 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स ऑन केस अगेंस्ट मैन एक्यूज्ड इन पन्नू प्लॉट, ठीक है। और उसके बाद NDTV 16वीं स्लाइड, इफ नॉट एड्रेस्ड, अगर इसको फौरी तौर पे सीरियसली नहीं लिया गया तो इज नॉट एड्रेस appropriately, it could cause a significant damage to US-India partnership, ठीक है। ये इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स वार्नड। और टाइम्स ऑफ इंडिया 17वीं स्लाइड, इंडिया US ties may suffer in those linked to Pannu murder plot are not if they are not held accountable। अब ये जो इस पे मैं कोई तबसरा इसलिए नहीं कहूँगा कि ये पहले ही दिन से, अच्छा ये वॉशिंगटन पोस्ट की कोट करते हैं, US कॉन्ट्रैक्टर, ये US एड जो मैं बात कहता हूँ ना, कभी ये हम बात करते हैं ना रूल बेस्ड ऑर्डर या ये 47 के बाद, उसकी खूबसूरतियाँ भी बहुत हैं। आप देखें ये डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया से, आप ये WHO देखें, आप यूनिसेफ, आप 100 बातें कहें कि वहाँ फैसले नहीं होते, ये नहीं, लेकिन आप देखें वो मैटर करता है कि मुल्कों की पॉलिसीज़ क्या हैं। आप ये देखें कि उनके WHO, यूनिसेफ, ये अब US एड के वहाँ पर मौजूद थे लोग, वॉशिंगटन पोस्ट, US एड, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, वो वहाँ पहुँचे तो उनको भी मार दिए वॉशिंगटन पोस्ट। अब इंटरनल मसले खड़े हो गए हैं कि भाई आप जो हैं ये आपने क्या की, बाइडेन इंतजामिया के अंदर इंटरनल प्रोटेस्ट हो रही है। अब इशू ये है सारा कि इसको हैंडल कैसे करना है। अच्छा तो इंडिया इसको कैसे देख रहा है इस रिलेशनशिप को? जो सवाल मैं, कोई वजह है तो मैं इस सवाल ही पहले 3 सालों से बार बार करता हूँ, 3-4 सालों से, जब से चाइना से इनका शुरू हुआ है मसला, तो मैं तो कहते बड़े पार्टनर्स हैं और अमेरिका आके कर देगा। कोई वजह है कि मैं इस नुक्ते पे बिल्कुल पहले दिन से अब तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि
कोई ग्रॉसली रॉन्ग है, कोई नई दिल्ली में या तो रीड नहीं सही कर पा रहे या कोई हम गलत रीड कर रहे हैं तो हमें बता दें कैसे हो रहा है। ना कोई क्वाड नामी चीज़ है, ना कोई जो है वो आर्मीनिया को असला दे दो, ना आर्मीनिया के साथ कोई चीज़ है। ये जो सारा का सारा जो ऑयल और ये सारी जो रूट्स हैं, ज़ाहिर है चाइना तो बीच में फरीक होती है, तो चाइना का तो इशू नहीं है। इशू ये है कि इंडिया को जा रहा है ना सारा यहाँ से, और दूसरा जो है वो ये है कि यूरोप और इजिप्ट और ये मुल्क सारे इसको फेस करेंगे। अमेरिका को तो ऑयल और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इशू ये है सारा कि यूरोप के अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो रही है कि भाई ये दोनों जंगों का ये जब भी अफ्रीका के अंदर मसला हो रहा है, ये मशरिक़ वस्ता में जितनी जंगें हुई हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन जो है इसका, सबसे ज़्यादा बर्डन यूरोप पे पड़ा है। आप यूरोप जाएं, वहाँ पे इमिग्रेशन के मसले, रेफ्यूजीज़ के मसले, कोई कहीं से आ रहा है, कोई सीरिया से पहुँचे हुए लोग, लिबिया से, वो क्यों जंगों, वो मतलब एक क्राइसिस है वो जनाब। यूके के अंदर भी उस जंगों का सारा लोड उधर गया, इन मुल्कों पे गया। और इशू ये है कि वहाँ पर जो है वो अब मज़ीद सख्त नहीं है कि भाई जंग छेड़ के उसको ख़त्म ही नहीं करते, बल्कि उल्टा वो जनाब जो साहिल का इलाका है अफ्रीका के, वहाँ से वो फ्रांस भी जा रहा है। इशू ये है कि इसको रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करें, अमेरिका इसको मसले को हल करे, ठीक है। और एक हल की तरफ उनके लोग जा रहे थे। ये बीच में दरमियान में एक दो लोग बाइडेन इंतजामिया के, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन खुद आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लिंकन क्या मतलब आपने ये ओस्लो एकॉर्ड जो था ये तो आपने खुद ही करवाया था, 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 2 स्टेट नहीं 1 स्टेट होगी, तो 1 स्टेट तो वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है 1 स्टेट रिवर टू सी। भाई आप अगर कह रहे हैं कि 1 स्टेट होगा तो वो भी कह रहे हैं 1 स्टेट होगा, तो इसको तय कर, इसको फिर जंग लड़के तय कर लो, या फिर पीस की तरफ जाओ, कोई पीस प्रोसेस शुरू करो। तो ये तो एक अजीब सी बात है। और फिर एक दफ़ा दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो गलत साइड पे खड़े होने वाली बात है ना, वो इंडिया इसको बराह करम अपने ताल्लुकात को दोबारा देखे कि उनके ताल्लुकात कहाँ पे हैं। आर्मीनिया, आज़रबाईजान गलत रीडिंग, ईरान, चाबहार गलत रीडिंग, ये अभी हुआ है, ये पुरानी नहीं, ये अभी OIC गलत रीडिंग, G20 अमेरिका गलत रीडिंग, चाइना गलत रीडिंग। तो ये जो है ना ये सारे इशू, बांग्लादेश गलत रीडिंग, उधर वो वाला, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ इशूज, बांग्लादेश गलत रीडिंग, ये इसको ये मालदीव गलत रीडिंग। मतलब कि एक चीज़ हो ना, अफगानिस्तान गलत रीडिंग, तो एक हो तो बंदा कहता है कि यार ये एक दफ़ा हो गया मसला और अब ये पन्नू साहब गले पड़े हुए। तो ये जो है ये देखें अब मामला किस तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये हालात जो है ना ये इसको फौरी तौर पे या तो ये बैठेंगे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का, ये दोबारा इजलास होगा, जंगबंदी करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। लेकिन और जो ये इसको मैं प्रोग्राम को मैं क्लोज जो है वो बड़ी अच्छी खबर जो है उस पर कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है, राइटर्स ने अभी खबर दी है, 27वीं स्लाइड दिखा दें, उसमें बड़ी अच्छी खबर है। पुतिन टू रन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान किया। आपको पता है प्रेसिडेंट पुतिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के मतलब उनकी लेकिन उन्होंने कहा मैं आज़ाद हूँ। तो 700 से ज़्यादा लोगों ने जो उनके मुख्तलिफ उनके रहनुमा हैं, कोई मतलब कोई लेक्चरर्स हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, उन सब ने का प्रपोज किया कि आप इंडिपेंडेंट करें। जी बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ठीक है नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।